चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, मानव किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी होता क्या है? तो विज्ञान में कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का, सिद्धांतों का पालन करते हुए नए नए उद्योग की स्थापना की जाती है। जो खोजे गए या जो विशेष ज्ञान होता है, उसके लिए बड़े पैमाने पर जो शोध की जाती है, जो कारखाने खोले जाते हैं, वो है उद्योग। नया उद्योग लगाना, वही है प्रौद्योगिकी। अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों के सहयोग से ही मानव का जीवन सरल और सुखमय है। ठीक है, तो इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग करते हैं, उसके विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या क्रांति आई है, यही इस लेसन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उपयोग एक्चुअल में होता क्या है कि विज्ञान जो है, विशेष ज्ञान, किसी विषय वस्तु के विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालता है। 6th क्लास में ही हम तुम लोगों को बताया गया था कि जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको विशेष ज्ञान होता है किसी विषय वस्तु के बारे में, और उनका जीवन नियमित होता है। इसीलिए विज्ञान को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो इन दोनों के विकास से लोगों के जीवन स्तर में अधिकतर परिवर्तन आया है। मानव जीवन आसान, सरल और तेज बन गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होकर के परिवहन के अत्याधुनिक साधन, अभी देख ही रही हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारे पास कितने सारे साधन हैं। तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए नए साधन विकसित कर लिए हैं। यही प्रौद्योगिकी है। अर्थात विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो ये जो मानव हित में किया जाने वाला जो कार्य है, यही प्रौद्योगिकी है। अब विज्ञान के नियम क्या हैं? अगर विज्ञान के नियम को हम देखें तो 6th क्लास में तुम लोग पढ़ी थी, उसमें 5 नियम होते हैं। कौन कौन से 5 नियम हैं? पहला है समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। इन 5 नियमों के आधार पर ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है, जिससे कि मानव जीवन आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसके विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज़ की खोज हुई, पानी जहाज़ की खोज हुई, पेट्रोल की जानकारी मिली। कई तरह के साधनों का विकास हमको दिनों दिन मिलता चला गया। आज उसी की देन है कि हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में, जब हम विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, तुम लोग नहीं आ पा रही, तो तुमको पढ़ाने की भी कला इसी विज्ञान की ही देन है कि आज हम ऑनलाइन तुम लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। ये जो बीमारी आई है या जो भी अन्य जो भी परेशानियां हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, सबकी जानकारी आसानी से हो जाती है। जैसे पहले था कि पेट में दर्द होता था, पता नहीं चलता था। आज क्या है, हॉस्पिटल में जाकर के आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोपी मशीन का प्रयोग होता है। अब और क्या करना है, शुरू में इस समय तुम लोग देख ही रही हो कि हमारे यहाँ जो समस्या है, महामारी जो समस्या है, उस समस्या से निपटने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ, वैक्सीन, ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई है। दूसरी चीज़ कि जब हम कोई सूचना कहीं भेजनी होती थी तो पहले पत्र के द्वारा भेजा जाता था। आज क्या है, उसकी जगह पर कंप्यूटर और लैपटॉप, फैक्स मशीन, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले लोग मनोरंजन के साधन नहीं थे लोगों के पास, तो लोग
चौपाल बनाते थे, वहीं बैठते थे, ढोलक बजाते थे इस तरह से। लेकिन आज क्या है हमारे पास? आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, बहुत सारे इस तरह के साधन हैं जो तुम लोगों के पास सुविधाजनक हैं। ठीक है। इसके साथ साथ उद्योग धंधे भी बहुत कम थे, लेकिन आज हमारा देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। जल से विद्युत बनाने की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ओबरा में, अनपरा में, पनकी, ऊंचाहार इत्यादि स्थानों पर है। कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर स्टेशन NTPC है। इसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम इत्यादि में हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जन क्रांति यानी प्रौद्योगिकी ने जीवन को सुखमय और सरल बना दिया, तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लायक बना दिया। अब हम अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में भी, जहाँ पहले खेत जोतने के लिए हल और बैल की आवश्यकता होती थी, सिंचाई के लिए हल और बैल की चाहिए थे, अधिकतर अगर भूमि उपजाऊ नहीं हो पाती थी तो खाद्यान्न की कमी हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, धीरे धीरे वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक अत्याधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का उपयोग होने लगा, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल, ये सब जितने हैं ये सब क्रांति है, विज्ञान के द्वारा दी गई क्रांति है। इसके साथ ही अच्छी किस्म के, उन्नत किस्म के बीज, यूरिया, उर्वरक, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, ये सब के कारण से हमारे फसल उत्पादन या कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई। इसको कहते हैं हरित क्रांति। तो इस तरह से आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा हरित क्रांति आई। ठीक है। फिर मत्स्य उत्पादन, रेशम उत्पादन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो है तरह तरह की क्रांतियाँ आई। जैसे यहाँ हरित क्रांति है फसल उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आई है। अब ये अगर हम लोग देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग देख रहे हैं, तो आज तुम लोग देख ही रही हो कि तुम लोगों को ऑनलाइन यानी मोबाइल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, टीवी के माध्यम से तरह तरह के कार्यक्रम आपको दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ एक सूक्ष्म रूप में दिया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। औद्योगिक क्रांति, जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल फ़ोन, कृषि, ईंधन, चिकित्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, ये सबको एकदम लाइन से तुम लोग पढ़ जाओगी। एक बार रीडिंग लगाओगी, जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा किस क्षेत्र में, क्योंकि आप इस समय अछूती नहीं हो, आपके पास मोबाइल है और इसमें आपको हर बात की जानकारी आपको शुरू से ही मिलती चली गई है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में छोटी से लेकर के बड़ी मशीन जो भी है हमारे यहाँ बन रही हैं। जैसे पनडुब्बी जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, तुम लोग नाम सुनी ही होगी दुनिया भर का, ये सब तोप है, टैंक है, मिसाइल है। मिसाइल मैन का नाम जानती ही हो, कौन है मिसाइल मैन? हम लोगों के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये सब मशीनें जो तैयार हुई औद्योगिक क्षेत्र में हुई। जनसंचार क्षेत्र में कंप्यूटर सबको मालूम ही है, इंटरनेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के ईमेल जिसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, बिना मोबाइल फ़ोन के आप पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, आपके हाथ में मोबाइल है। कृषि के क्षेत्र में अभी बताए हैं कि किस तरह से अच्छे हल बैल की जगह पर ट्रैक्टर आ गए, थ्रेसरिंग होने लगी, ट्यूबवेल हो गए, तो कृषि के क्षेत्र में विकास हो गया। ईंधन के क्षेत्र में पहले जहां उपला और लकड़ी गोईठा पर खाना बनाती थीं औरतें, आज LPG का महत्व बढ़ गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध में मिसाइल इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक हो गई हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो हमारे लिए लाभकारी होने के साथ साथ कुछ हानिकारक भी हो गई हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगों की संख्या जो बढ़ गई है, तो इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ बिना उपचार किए, यानी बिना उसको शोधित किए, बिना उसको नष्ट किए नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो जा रहा है। मिट्टी में डाल देने पर मृदा प्रदूषण हो जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जा रही है। यदि हवा में खुला छोड़ दिया जा रहा है तो वायु प्रदूषण हो रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है क्योंकि कल कारखाने बनाने हैं, तो इस तरह से जंगलों का विनाश हो रहा है। जंगलों के विनाश होने से प्राकृतिक संसाधन बिखर रहे हैं, तो कुछ हानियाँ भी हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से केवल लाभ ही नहीं मिला है बल्कि हानि भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीडिंग लगा जाओगी। मैंने केवल एक सूक्ष्म रूप में आपको समझा दिया है, आप इसको पूरा रीडिंग लगाओगी। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछोगी, फिर उसके बाद इसका हम प्रश्न उत्तर आपको अगली क्लास में देंगे। ठीक है, थैंक यू।